Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी वो क्रैश कर गई। एक मौके पर 2400 पॉइंट्स तक गई थी, स्लाइटली रिकवर हुई, मगर फिर भी जो नुकसान हुआ है वो ये कहा जा रहा है कि 4% से ज़ायद मार्केट गिरी है, जिसका तखमीना 322 अरब लगाया गया है, जिसे ज़रार के बकौल वो एक फ्लोटिंग लॉस होता है। लेकिन ज़ाहिर एक बड़ी गिरावट है और 43,255 पे मार्केट अब आ चुकी है। कहाँ जाएगी ये हमें नहीं पता। कहा यह जाता है कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो स्पेकुलेशन पे चलती है, अनसर्टेनिटी अगर होती है तो वहाँ क्रैश करती है, मगर क्या इकॉनमी की रिफ्लेक्शन है, ज़ाहिर है हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं। तो हमने अपने साथ आज दावत दी है ज़फ़र मोती साहब को, साबिक हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। वेलकम टू द शो ज़फ़र साहब। आप ही समझाएं कि ये क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप मुझे लेकर आए आपके प्रोग्राम का। मैं बिग फैन हूँ आपके। थैंक यू सर। लेफ्ट ऑफ सेंटर की आप जो बातें करते हो मुझे मजा आता है। कोई लेफ्ट ऑफ सेंटर की बातें करने वाला नहीं है। और तीनों मेरे फेवरेट एंकर्स हो। इसमें खोरो साहब जो हैं वो तो हमारे खास इसलिए कि हम और वो थिएटर के बड़े शौकीन हैं, ड्रामे देखने के। तो अब मैं खोरो साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको किसी ड्रामे में जाने की अब जरूरत इसलिए नहीं है कि आपके मुल्क में आपकी हुकूमत ही बहुत बड़ा ड्रामा हो गई है, और ड्रामा है जनरल हॉस्पिटल और पेशेंट का नाम है पाकिस्तान। और उसमें डॉक्टर और नर्सेज हर वक्त कोई ना कोई नया टीका लगा देती है। कभी मुर्गियां देने का होता है, कभी आ जाता है कि भाई एक्सॉन ने ऑयल ड्रिलिंग करके बहुत बड़ा डिस्कवरी कर ली है। कभी हमारे दोस्त असद साहब बोलते हैं कि हमें हकीम IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने फ्रेंडली हकीम से कुछ ना कुछ ले लेंगे। अच्छा, वो जो हकीम फ्रेंडली हैं वो कहते हैं केड़ी देख। अगर आप में से कोई पंजाबी हो तो समझ जाएगा केड़ी देख क्या मतलब है। तो वो जो है मुबश्शिर साहब, खान साहब और खोरो साहब, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं ये 3 साल से आपके प्रोग्राम का देख रहा था एडवर्टाइजमेंट, उसमें ये था कि घबराना नहीं है। तो मैंने जिस दिन ये आई नई हुकूमत तो मैंने कह दिया था एक बड़े प्रोग्राम में कि सहमना तो सही है ना, हम सहम तो सकते हैं ना, घबराए नहीं तो भी सहमने का तो इजाजत दे दी जाए। सही। अब हम लोग सीरियस में घबरा गए हैं। और ये जो नए डॉक्टर साहब आए हैं इजिप्ट के बाद से, वो मुझे इकोनॉमिक हिटमैन किताब याद दिलाते हैं और मुझे सुखानो सौहार्दों की कहानियां याद दिलाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि प्रोग्राम में लें तो टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। जी बिल्कुल। अब ये है कि ये जो आज की मार्केट डिक्लाइन हुई है रिफ्लेक्टिव है कि आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। अच्छा, ये खबरें देते हैं सब अच्छी, और जो बहुत खराब खबरें हैं वो ऑपोजिशन के मिफ्ता इस्माइल कभी दे रहा होता है, कभी कोई और दे रहा होता है, जो ट्रेड डेफिसिट और ये सब जो चल रहा है। मैंने जिंदगी में अपने लाइफ टाइम में 1949 सम स्टॉक्स में हैं, कभी ये नहीं सुना कि FBR का चेयरमैन ये कहे कि भाई मिनी बजट तैयार है, हुकूमत जब कहे कि हम मिनी बजट दे देंगे, इसका मतलब आप अपना बेल्ट टाइट करो। अब बेल्ट टाइट करते करते इतना हो गया कि नए सुराख करवाने पड़ रहे हैं हमको खारा दल से, क्योंकि इतना बेल्ट टाइट करना पड़ रहा है। अब ये है कि जब ये बेल्ट टाइट करो इन्होंने कह दिया तो मिनी बजट की खबरें पहले से थी। और जो नई जो आ रही है अपना मॉनेटरी पॉलिसी 14 दिसंबर को, वो जो है पहले हम 100-125 बेसिस से ये समझ रहे थे कि डबल डिजिट में 10% पर ले जाएंगे, लेकिन T-बिल्स के ऑक्शन के बाद ये नजर आ गया है कि ये कहानी कहीं और जा रही है। और बहुत तेजी से 15-15 दिन के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी लाने से वो चाह रहे हैं कि इसको डबल डिजिट में इस तरफ ले जाएं कि हम 13, 14, 15% पर जल्दी से जल्दी इंटरेस्ट रेट को ले आए। उसके बाद जब गवर्नमेंट के ये मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो बैंक्स हैं वो अपने खर्चे वर्चे निकाल कर 2, 2.5, 3% पर जो
आगे देंगी वो 16-17% होगा। तो काफी सालों बाद जो है वो हम देखेंगे डबल डिजिट में इंटरेस्ट रेट, जो कैपिटल मार्केट के लिए नहीं तमाम इंडस्ट्री के लिए बुरा होगा, और वो इतना खराब आएगा कि जो 2022 जब शुरू होगा तो जो महंगाई आएगी ये इसे नहीं कंट्रोल कर सकेंगे एक वेरिएबल से कि वो महंगाई को इससे कर लें, क्योंकि हमारी सप्लाई साइड ही बहुत ही कमजोर हो गई है। और आपके ही चैनल पर मैं देख रहा था कि वो पॉपुलेशन के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, बाकी कोई चैनल नहीं कर रहा है। तो ये मुल्क जो है ये 23 करोड़ लोगों को मैं मिनिमम में बोल रहा हूँ उसको कंट्रोल नहीं कर सक रही है, और उसके लिए वो केटर नहीं कर सक रही है, क्योंकि अब तो हम फूड जो सिक्योरिटी थी वो भी खत्म हो गई जी। अच्छा जफर साहब, आपने एक बात की तो मैं उस पर थोड़ा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सारी बातें बजा हैं और ये चीज़ें हम काफ़ी वक्त से देख रहे हैं, लेकिन जो अभी इमीडिएट इम्पैक्ट है, आप कह रहे हैं कि जाहिर है कि ये इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है हमारी इन पर्टिकुलर वो एक इकोनॉमी का इंडिकेटर तो नहीं है ना। हमने पहले भी देखा है कि तेज़ी होती है उन दिनों में जब इकोनॉमी को खास इतनी भी तो नहीं चल रही होती, मंदी भी होती है, तो कोई इतनी भी इकोनॉमी के साथ शायद इस तरह हम इसको लिंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका तो यही एक बहुत एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट इंडिकेटर या बैरोमीटर इकोनॉमी का। आपका क्या कहना है? वो आप खुरो साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट को समझने वाले पाकिस्तान में बहुत कम है। 30 लाख अकाउंट्स हैं बांग्लादेश में, हम अभी 2.5 लाख 3 लाख अकाउंट्स पर बैठे हुए हैं। इसको समझने वाले बैरोमीटर के तौर पर बहुत कम लोग हैं। लेकिन एक आप बात ये याद रखिएगा कि हमारी मार्केट इकोनॉमी की पैटर्न को समझने में और इकोनॉमी की जो हालत होती है वो पहले से बता देती है। अगर आप लोग तो बड़े जोर देते हैं डेमोक्रेसी पर, मुझे तो मुशर्रफ का टाइम याद आता है, और मैं बार बार कहता हूँ कि यार डेमोक्रेसी ना भी होती, ना आसिफ जरदारी होता, ना नवाज शरीफ होता, ना ये साहब होते, तो अगर हमारी डेमोक्रेसी की जगह मुशर्रफ था 2.5% इंटरेस्ट रेट, 7.5% GDP और 60 रुपए का डॉलर, आज आपका डॉलर किसी हिसाब से रुक नहीं रहा, जबकि सब साइनिंग हो गई है। अगर साइन हो गया सऊदीया से 3 बिलियन का तो आने के हैं, उसमें चाहे 2 दिन लगे 4 दिन लगे, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा है, ना ये 170 के नीचे जा रहा है। तो ये सब चीजें जो इंडिकेटर हैं, डॉलर रुपये की पैरिटी हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया, महंगाई हो गई, गैस ना होना हो गया, पेट्रोल प्राइसेस के घटने के बावजूद लेवी को रखने के हो गया, और लोगों का एक जो बिलीफ होता है इकोनॉमी में वो खत्म हो जाता है। तो मतलब सेंटिमेंट जैसे कहते हैं ना बाजार में, तो सेंटिमेंट की गेम चल रही है, और अगर लोग देख रहे हैं कि यार यहाँ पर बहुत बड़ी सेलिंग हो रही है, तो खास तौर पर जिन्होंने लेवरेज पोजीशन रखी हुई है बाजार में वो अपना माल निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा है? ये भी है, और दूसरा ये भी है कि हमें धक्का मार दिया गया है इमर्जिंग मार्केट से, हम आ गए फ्रंटियर मार्केट के इंडेक्स में। अच्छा, इमर्जिंग मार्केट्स वाले तो अपना माल बेच कर चले गए, वो अचानक पता चला कि फ्रंटियर मार्केट्स वाले 15 दिसंबर की जगह 1 महीना पहले छुट्टी ले लेते हैं क्रिसमस की, तो वो फाइन पर नहीं आए। अच्छा, ये सब आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का हाउस और आपका जो चैनल है, अखबार भी है EBR, और वो इस चीज को बहुत पुराना कवर कर रहा है, मेरे ख्याल में कायदे आजम के जमाने से कर रहा है, लेकिन ये चीजों को समझने वाले और इंडिकेटर समझने वाले बहुत कम है। वो आपकी बात सही है, लेकिन हमें नजर आ रहा है राइटिंग ऑन द वॉल, वो स्पेक्ट्रा फिल्म थी जेम्स बॉन्ड की, उसमें वो गाना है राइटिंग ऑन द वॉल, वो मेरे ख्याल में आप अगर लगा दीजिएगा कभी आपके पास टाइम हो तो मजा आएगा आपको। वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर वो गाना है। अच्छा जफर साहब, ये जो इकोनॉमी का क्या जो सेंटिमेंट है, जाहिर है वो बेस्ड कुछ स्पेकुलेशन पे होता है और कुछ रियलिटी पे भी होता है, तो आपके ख्याल में हुकूमत के पास कोई प्लान है या आप सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है? फायर फाइटिंग भी होती ना तो भी वो था, मैं आपको कह रहा हूँ हर तीसरे दिन एक नया डॉक्टर आ जाता है। आप इकोनॉमी को सही करने के लिए मुर्गी अंडे दे रहे हो, फिर कभी आप बोल रहे हो कि ऑयल प्राइसेस को हाफ कर दो, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया, फिर आप कह रहे हो IMF जाना है, आना है, जाना है, आना है।
वो IMF को सब समझ आ गई कि आ रहे हो तो आओ, नहीं तो जाओ। अच्छा, इसके बाद वो फ्रेंडली कंट्रीज ने क्या किया, चाइना ने क्या किया। अच्छा, फिर आप देखिए आपके फायर फाइटिंग में क्या हो रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी बदल रही है। जिस मुल्क से आप जिंदगी भर सऊदिया, अमेरिका, UAE इनके साथ मिले हो, आप जा रहे हो वो उधर अपना टर्की, और वो अर्तुगाल की DVDs देकर आपको भेज दिया वापस उसने। फिर आप गए मलेशिया, तो उन्होंने कहा ठीक है वो जो है हम थोड़ी गालियां दे देते हैं इंडिया को। लेकिन जफर भाई, तुर्की में भी तो अर्तुगरुल जो है वो मुश्किल में है आजकल। वहाँ की इकोनॉमी का भी जो है यही कमोबेश यही हाल है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने तो DVD दी, उन्होंने कहा सानू की, हमारे पास कहाँ पैसा है। आप ऐसी फॉरेन पॉलिसी फॉरेन थोड़ी चेंज करते हैं। बिल्कुल। आप सऊदिया जैसे कंट्री जो आपको जिंदगी भर, कुवैत जैसा कंट्री जो आपको जिंदगी भर चला रहा है, जिधर आपकी रिमिटेंस, आपके लेबर वहां पर है, उससे आप हटकर कि भाई कश्मीर के लिए कुछ नहीं बोल रहे तो आप कहीं जा रहे हो। वो लोग खुद अपनी परेशानियों में। आप दूसरी तरफ मलेशिया में देखें ना डॉक्टर महातिर का क्या हाल हुआ है। दोनों तरफ आप देखें, फॉरेन पॉलिसी ऐसे थोड़ी चेंज होती है दुनिया में। ठीक है, कोविड आया, ठीक है, अब दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसा आ रहा है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी रिमेन्स द सेम फॉर लॉन्ग टाइम टू कम। अच्छा, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, या आपके ख्याल में वो स्टेज भी अब गुजर गई है? नहीं, सजेस्ट तो कर सकते हैं, मानेगा कोई नहीं। और सजेशन में यही है कि आप किसी मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। आप वो मुल्क ही नहीं है कि भाई वो कह सको किसी को, माए बाप को, कि भाई एब्सोल्युटली नॉट। वो खुरो साहब ओएसिस को सुनते हैं, वो उसका एक एल्बम है एब्सोल्युटली मे बी। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग वो मुल्क हैं जो एब्सोल्युटली मे भी कह सकते हैं, जो परवेज ने जिंदगी भर निकाला, परवेज मुशर्रफ ने। और मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि आप वापस निगोशिएट करें उन ताकतों से